नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द अश्विल पावर शो एपिसोड 2। मैं हूं अश्विल भूपेश, आपका होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन स्किल्स, ग्रीन जॉब्स, ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इन चीज़ों के बारे में सीरियसनेस जो है वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि हम जानते हैं 2024 वॉज द हॉटेस्ट ईयर ऑफ द सेंचुरी एंड इस साल बाकू के अंदर जो COP29 हुई थी उसके अंदर $300 बिलियन जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए प्लेज करे। जब ग्लोबल सिनारियो में ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम भी अपने आसपास ऐसी कंपनीज़, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानें जो ग्रीन स्किल्स, ग्रीन जॉब और ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को घटाने के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ऐसी कंपनीज़ के साथ जुड़ें और जानें कि वो क्या कर रही हैं। तो चलिए आज हम मिलते हैं मिस्टर आशु गुप्ता से, जो कि काम करते हैं D2O के अंदर। इनकी कंपनी D2O 170 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करती है और साथ के साथ ये ग्रीन टेक्नोलॉजी पे बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं। आइए आज इनसे जानते हैं कि इनका काम कैसे आगे बढ़ रहा है और ये क्या क्या करते हैं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में और भी इनसे जानने को मिलेगा। नमस्कार आशु जी। Thank you, Ashwil, for inviting me on the Ashwil Power Show. And I'm really glad that I am here today and will be speaking among for our viewers talk about it. Thank you so much. ओके सर। सो सर स्टार्टिंग में आप इसके बारे में बताइए कि आपका जो इनिशियल चाइल्डहुड है, बचपन है आपका और कॉलेज लाइफ है, वो कैसी बीती? आपने क्या पढ़ाई करी? क्योंकि आजकल हम देखते हैं स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्या पढ़ें, किस फील्ड में जाएं। तो सर So Ashwil, जैसा मैं बताता हूँ, मेरा बॉर्न हुआ था आगरा शहर में। आगरा शहर में जब मैंने 12th तक मैं आगरा तक पढ़ा एंड देन आगरा में पढ़ने के बाद में देयर वाज एन ऑप्शन कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। अब इंजीनियरिंग के लिए हम जब हमारे पढ़ाई पे AEEE एक एग्ज़ाम होता था, तो वहाँ पे जब एग्ज़ाम दिया तो रैंक बहुत ख़राब आई। नो कॉलेज इन यूपी आई वाज गेटिंग एडमिशन। मुझे किसी ने बोला कि आप किसी और स्टेट में ट्राई करें। सो जैसे कि राजस्थान, जयपुर शहर जो था वो मेरे ड्रीम्स में था। मैं 98 में पहली बार जयपुर जब आया था तो मैंने देखा ये शहर बहुत अच्छा है। तो मुझे मेरे मामा जी यहाँ रहते थे तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जयपुर में एक्सप्लोर करना चाहिए एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट अ चांस कि मुझे जयपुर में एडमिशन मिल गया। और जिस कॉलेज में मैकेनिकल उस टाइम की बेस्ट हुआ करती थी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आई गॉट एन एडमिटेड ऑन दैट। सो इस तरीके से पढ़ाई शुरुआत हुई। लेकिन इंजीनियरिंग क्यों चूज़ की इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ समथिंग पीयर प्रेशर। मेरा डिसीज़न नहीं था कि मुझे एक इंजीनियर बनना है। लेकिन हाँ, पहले जब मैं 2004 की बात बताऊँ, हर घर में या डॉक्टर या इंजीनियर्स की बात होती थी, तो उनमें से शायद मैं उस पीयर प्रेशर का शिकार था कि इंजीनियर बनना है, तो आई एडमिटेड इन फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, लॉयर और आर्मी, ये 4-5 प्रोफेशंस ही हैं जो कि हमारे कंट्री में हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर जाते हैं। लेकिन सर आपने इन सब में से निकल के भी आज एक कंपनी को इतना बड़ा लेवल पे ग्रो किया जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो सर ये एकदम कमेंडेबल है। सर आप एक चीज़ बताइए कि आपके इंटरेस्ट और वैल्यूज़, आप आज एनवायरनमेंट और एनर्जी एफिशिएंसी की फील्ड में काम करते हैं, तो आपकी क्या ऐसे वैल्यूज़ और आपके इंटरेस्ट थे जिन्होंने शेप किया आपको कि मुझे इस फील्ड में जाके जॉब करनी है या फिर करियर बनाना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई भी आज स्टूडेंट इंजीनियरिंग भी करता है उसको नहीं पता होता कि वो 4 साल बाद वो क्या करेगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, उस एजुकेशन सिस्टम में हमें पढ़ाया जाता है, हमें रटाया जाता है कि हम रट के सीखें कुछ, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम जब कॉलेज से बाहर निकलेंगे उस कंपनी को क्या चाहिए। सो मैं आपको पहले इस क्वेश्चन से पहले बताना चाहूँगा, जब मैं 4 साल इंजीनियरिंग की, 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद में जिस ईयर में मैं पास आउट हुआ वो 2008 था। और हम सब जानते हैं 2008 बहुत बड़ा रिसेशन टाइम था। उस रिसेशन में कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था, कोई नौकरियां नहीं थी एंड आई वाज वन ऑफ देम ऑल्सो कि मेरे घर वालों ने भी मुझे बोला कि वापस अगर नहीं कुछ होता तो आ जाओ। मैं उनमें से था। फॉर्चुनेटली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मुझे मौका मिला कि आप कुछ काम कीजिए बट वी विल नॉट एबल टू पे, आप सीखेंगे। एंड उसके अलावा कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैंने सोचा कि घर बैठने से अच्छा कुछ सीखना चाहिए और वो 6 महीने मैंने काफ़ी कुछ सीखा ज़ीरो से। एंड टचवुड, बस मैं इस मामले में था कि मुझे ऐसी चीज़ में काम करना है जो मेरे फील्ड से रिलेटेड हो। उस टाइम पे एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट कि हम एनर्जी जनरेशन पे काम करेंगे, सोलर बड़ा बूम था, हम सोलर पे काम करेंगे बट मैंने सोचा कि लोग जहाँ भाग नहीं रहे वहाँ मुझे भागना है। तो जो अपॉर्चुनिटी मिली कि एनर्जी कंजर्वेशन भी कोई चीज़ हो सकती है, सो टचवुड वो एनर्जी कंजर्वेशन आज वो मेरा फील्ड बना और उस
2008 के उस डिसीज़न को मैं वाक़ई में मानता हूँ कि मैंने उसको अडॉप्ट किया और उसी फ़ील्ड को मैंने आगे ग्रो करता गया। सो एनर्जी जनरेशन की तरफ सब भाग रहे थे, मैं एनर्जी कंज़र्वेशन की तरफ भागा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सर ने ऐसी चीज़ चुनी जहाँ पे लोग नहीं जा रहे थे, जहाँ पे पूरी भीड़ जाती है उसके अगेंस्ट जाके सर ने एक यूनिक चीज़ को चुना और आज शायद वो यूनिक चीज़ ही थी जिसकी वजह से सर की आज कंपनी इतनी बड़ी बन गई है। सर आप बताइए कि आपने शुरू में कंपनी ज्वाइन करने से पहले, अपनी कंपनी स्टार्ट करने से पहले जॉब करी, तो सर वो जॉब करने का एक्सपीरियंस क्या आपको हेल्प करता है अपनी कंपनी चलाने के अंदर? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ किसी भी एंटरप्रेन्योर को, जैसे आज ज़माना स्टार्टअप्स का चलता है, एंटरप्रेन्योरशिप का चलता है, लेकिन हर एंटरप्रेन्योर को एक जॉब एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है कि काम कराने से पहले काम किया कैसे जाता है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। सो वो एक्सपीरियंस मेरे बहुत काम आता है। मैंने बहुत लर्निंग की। उस जॉब में मुझे ऐसा कुछ सीखने को मिला कि लोगों को कैसे रखा जाता है, लोगों को कैसे अपना बनाया जाता है, उनको लीडर्स कैसे क्रिएट किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे नहीं पता थी, जो मेरे कॉलेज ने मुझे कभी नहीं सिखाया, बट मुझे वो जॉब में पता चला। सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि हर पर्सन जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, आइदर ही और शी शुड टेक कि वो 1 साल भी करे लेकिन जॉब ज़रूर करे। जॉब ज़रूर कर। अब हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स का कल्चर कंट्री में बहुत बूम कर रहा है। सब लोग फाउंडर्स और सीईओज बनना चाहते हैं। जॉब को थोड़ा निचली नज़र से कई बार देखा जाता है, लेकिन जॉब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जॉब से आप ह्यूमिलिटी सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं और भी बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो सर हम अब उसके बारे में बात करते हैं कि आपने अपनी जब कंपनी स्टार्ट करी तो आपने जयपुर को बेस चुना। आज हम देखते हैं किसी को भी कंपनी चलानी होती है तो वो बैंगलोर या गुड़गांव की तरफ जाता है या मुंबई की तरफ जाता है। आपने सर जयपुर क्यों चुना और जयपुर में रह के भी आप इतने सक्सेसफुल अश्विल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जयपुर जब मैंने आपको बताया 98 में जब आया था, बड़ा ड्रीम था कि ये शहर में बसने का, और शहर बहुत ही अच्छा है। मेरे को जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट की 2013 में, काफ़ी लोगों ने बोला कि ये जिस फील्ड में आप काम करते हो वो फील्ड या तो बैंगलोर समझेगा या बॉम्बे समझेगा, जयपुर तो टियर 2 सिटी है ना, यहाँ कैसे लगेगा। मैंने कहा हम जयपुर में क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं कि इस शहर में बैठ के बॉम्बे या बैंगलोर का नहीं, पूरे वर्ल्ड का काम करना चाहते हैं। और ये जयपुर शहर की बात है कि यहाँ पे हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा है, कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, उनको बस एक नर्चर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दैट्स अ डिसीजन वी टुक। दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन कि हम जयपुर से करें। बट हाँ, शुरुआत में बड़ी परेशानी भी हुई थी कंपनी चलाने में कि बार बार दिल्ली बॉम्बे के चक्कर बहुत लगते थे, बट वी मैनेज दैट एंड आज वी आर वेयर वी आर। बहुत बढ़िया। तो सर आप बताइए, जैसे अब अगर आप जब स्क्रैच से कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कितने लोगों का सपोर्ट होता है? कैसे आपने एक कंपनी को एकदम 2 लोगों की आपने आपने और कुशागर जी ने मिलकर स्टार्ट करी, उसको आज 170 एम्प्लॉइज़ की कंपनी बनाया। तो सर ये जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी? अश्विल, 170 लोग एक कंसल्टिंग कंपनी में बहुत बड़ी बात होती है। आज हम इंडिया में बैठ के हम कभी कहते हैं कोई कंसल्टेंट कंपनी, केवल हम बिग फोर्स का नाम जानते हैं, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, केपीएमजी, ई&वाई। बट मैं कहूँ आपसे कि कोई इंडिया की कंसल्टिंग कंपनी जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हो, आपको सोचने में टाइम लगेगा। और ये कंसल्टिंग कंपनी, क्योंकि हम प्योर ब्रेन है, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम केवल ब्रेन शेयर करते हैं और उस चीज़ की वैल्यू करते हैं। सो यस, इट वाज अ टफ डिसीजन जब हमने स्टार्ट किया था। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम था क्योंकि हमारे को अपना टाइम देना था, हमने दिया। बट किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी कंपनी के लिए परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी। 1 साल तक हमारी कंपनी में टर्नओवर नहीं था। हमने सोचा कि हम एक अच्छी सैलरीज पे थे, हम काफ़ी अर्न कर रहे थे कि हम बंद करके फिर से जॉब कर लेते हैं। बट नो, वी टुक अ डिसीजन कि नहीं, हमें चलाना है इसको, हम बनाएंगे। और आज जब हमने वो 2014-13 में जब कंपनी स्टार्ट की, 14 में हमने डिसीजन लिया नहीं हमें बनाना है, और आज हम 24 में इस मुकाम पे 170 पे। बट जिस तेज़ी से ये फील्ड ग्रो कर रहा है, आई एम प्रीटी श्योर कि हम करीब 1000 या 1500 लोग बहुत जल्दी होंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा है सुन के। सर अब थोड़ा आप ये बताइए कि 90% जो स्टार्टअप्स हैं हमारे वो फेल हो जाते हैं। बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ फाउंडर स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी टीम के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तो फिर ऐसा डीटो ने अलग क्या किया कि हम आज सक्सेसफुल हैं, हम उस श्रेणी में नहीं हैं? D2O ने एक अच्छी चीज़ ये की है कि D2O कभी खुद लीडर ना बन के लोगों को लीडर बनाना सीखा। और किसी भी कंपनी के लिए, लीडरशिप के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, लीडरशिप एक अच्छी वही होती है कि आप तो लीडर हैं, आपने कितने लोगों को लीडर बनाया, वो एक लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए। और D2O 2 लोगों से स्टार्ट करके 20 लोग लीडर बने, 20 से 200 लोगों की कंपनी तक हम जा पा रहे हैं। सो D2O में बहुत हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में। जो टीम मेंबर है, इट इज़ नॉट लाइक अ 9 to 5 एम्प्लॉय, इट इज़ काइंड ऑफ अ पीपल हु आर वर्किंग, कि हम ओनर्ड हैं,
एंटरप्रेन्योर है, हर माइंड एंटरप्रेन्योर की तरह काम करता है। एंड यही किसी भी कंपनी की सक्सेसफुल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान, अगर टीम मेंबर ये समझने लगे कि वो कंपनी उसकी खुद की है, तो देखिए आप कितनी तेज़ी से रॉकेट की तरफ भागेंगे। जी सही कहा। हार्वर्ड ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी जिसके अंदर ये पाया गया था कि अगर एम्प्लॉयज़ अपनी ओनरशिप लेके अपने काम को करते हैं तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और उस ओनरशिप के लिए आपको एक फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है, जो सर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट किया। तो सर अब हम थोड़ा सा लाइट थ्रो करते हैं कि D2O एग्जैक्टली करता क्या है। राइट। सो D2O एक इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी है। हम लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर्स तरह के लोग हैं, हर तरह का स्किल सेट है। और हम लोग प्योर कंसल्टिंग काम करते हैं कि आज किसी भी बिल्डिंग या इंडस्ट्री को बनाना है, लोगों को लगता है कि आर्किटेक्ट बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है, बनाता है, लेकिन एक इंजीनियर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है आर्किटेक्ट को के साथ में काम करने में। जब कभी बिल्डिंग बनती है तो एक बॉडी की तरह बनती है, बाहर का जो बॉडी है और सेम बिल्डिंग का जो बाहर का ढांचा है वो आर्किटेक्ट बनाता है। लेकिन अगर अंदर की बात करें, जब आर्टरी एंड वेन्स जहाँ से खून बहता है बॉडी के अंदर में, सेम बिल्डिंग के अंदर में इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मैकेनिकल, फायर फाइटिंग ये लाइन है, वो सब इंजीनियर डिज़ाइन करता है। सो ये कॉम्बिनेशन आर्किटेक्ट इंजीनियर का, तो पूरा डिज़ाइन ऑफ द इंजीनियरिंग कंपोनेंट ये D2O करता है। जी सर। सर आपने ग्रीन बिल्डिंग्स के स्पेस में भी काफ़ी काम किया है। अगर एक स्टडी के अकॉर्डिंग ग्रीन बिल्डिंग का जो मार्केट है इंडिया में 35 बिलियन का हो जाएगा 2025 तक पहुंचते हुए, और एक इमर्जिंग फील्ड है। हम पहले ग्रीन बिल्डिंग के बारे में उतनी बात नहीं सुनते थे, आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो सर ग्रीन बिल्डिंग क्या आप बताएंगे थोड़ी कि क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे बनती है? एब्सोल्युटली। ग्रीन बिल्डिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है हिंदुस्तान के लिए। हम आज से 25 साल पहले जब हमारे दादाजी के या नाना जी के मकान में हम रहते थे, वो ग्रीन घर हुआ करते थे। हर जगह से वेंटिलेशन था, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं लगता था, कोई ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन नहीं था। बट आज के टाइम पे उसी कॉन्सेप्ट को हम वापस बैक टू द बेसिक्स लेके आ रहे हैं। क्या हुआ ऐसे 25 सालों में कि पहले की बिल्डिंगों में कभी एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन आज हमें एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन बदल गया, हर एक एरिया की कीमत बदल गई। तो हम छोटे छोटे घर, कॉम्पैक्ट घर बनाने लग गए, कोई वेंटिलेशन नहीं दे रहे थे, कोई हवादार नहीं था, और उस वजह से हम बिल्डिंगों को एयर कंडीशनिंग, आर्टिफिशियल एयर कंडीशनिंग की तरफ हम मूव करते गए। तो आज जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसी बिल्डिंग बनाएं जिसमें जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इनका कम से कम उपयोग किया जाए बिल्डिंग को बनाते वक्त, ऑपरेट करते वक्त। जितना पानी कम यूज़ करेंगे, जितना एनर्जी कम यूज़ करेंगे, आपकी बिल्डिंग उतना मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ग्रीन बिल्डिंग बनती है। सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल पुराना है, बट बैक टू द बेसिक्स ऑफ द डिज़ाइन पे हमें जाना पड़ेगा। ओके सर, आपने जो ये 5 चीज़ें बताई, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इनके बारे में सर थोड़ी थोड़ी और बात कर लें हम। अगर सर वाटर के बारे में हम बात करें तो हम देखेंगे 60% जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वाटर स्ट्रेस्ड हैं। हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि एक तरफ फ्लड्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ बैंगलोर के अंदर वाटर क्राइसिस हो रही है। तो सर ऐसे टाइम के अंदर वाटर को मैनेज करने के लिए ग्रीन बिल्डिंग के अंदर हम किन किन चीज़ों पर ध्यान दें? अश्विल, जल है तो जीवन है, ये हम सब पढ़ते हैं, हम जानते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं, हम अपने आप को फॉलो नहीं करते। मैं आपको बोलूँगा, पानी कहने को 70% पूरे अर्थ का अगर हम बात करें कि इतना पानी हमारे पास में है, बट प्रॉब्लम ये है कि 3% पानी हमारे जो पीने के योग्य है उसमें से भी इंडिया के पास में 1% पानी है। और पानी की कीमत, शायद राजस्थान में हम बैठे हैं, हम जानते हैं कि किस लेवल पे किस क्वालिटी का पानी जा चुका है। हर इंसान एक बिल्डिंग में जब कोई रहता है, करीब करीब 135 लीटर पर डे पर कैपिटा पानी यूज़ करता है एवरी सिंगल डे। आप सोचिए, एक बड़े अपार्टमेंट में 1000 लोग रह रहे हैं, कितना पानी रोज की रिक्वायरमेंट है। तो क्यों ना हम ऐसी बिल्डिंग बनाएं, ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन करें उसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। सो ये जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है किस तरीके से पानी को सबसे पहले आप रिड्यूस करो, रीयूज़ करो, देन रिसाइकिल करो, और ये कॉन्सेप्ट पे ग्रीन बिल्डिंग काम करता है। सो आज बहुत अपॉर्चुनिटी है हर घर में, हर बिल्डिंग में, हर इंडस्ट्री में पानी को बचाने की, बट उसकी डिज़ाइनिंग और ऑपरेशन पे हमें फोकस करना है। दैट्स ग्रीन बिल्डिंग। ओके, अब सर जल तो हो गया, अब हम वायु के बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर एयर कंडीशनिंग के लिए 40% ऑफ किसी भी बिल्डिंग की एनर्जी जो लगती है वो उसकी एयर कंडीशनिंग के अंदर जाती है। और इसको हम अगर बड़े रूप में देखें तो पूरी की पूरी सिटीज़ और कंट्रीज़ की बहुत बड़ी स्केल पे एक एनर्जी एयर कंडीशनिंग के अंदर खर्च होती है। तो सर हम ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के अंदर कैसे इस एनर्जी को कम करें? हम बिल्कुल। सो एयर कंडीशनिंग बहुत बड़ा अच्छा इन्वेंशन है, नो डाउट इन इट, क्योंकि आज अगर हम कंफर्ट हैं
तो हम अपने आप को प्रोडक्टिव बना पाते हैं। अगर हम गर्मी में बैठ के काम करेंगे, हम काम ही नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा इन्वेंशन है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको कैसे ऑप्टिमाइज यूज करना है, क्योंकि आज 1 टन एसी 3.5 किलोवाट हीट बाहर फेंकता है एनवायरनमेंट में। 1 टन एसी को चलाने में आपको 1 kWh एवरी आवर चाहिए। सो दिस इज ह्यूज एनर्जी। 1 kWh ऑफ एनर्जी 800 ग्राम कार्बन इमिशन करता है एनवायरनमेंट में। सो बिल्डिंग बनाते वक्त में ऐसा बहुत तरीके हैं कि हम अपने बिल्डिंग का एनर्जी कंजप्शन कम कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर मेरी बिल्डिंग पहले के टाइम पे जब बनती थी, क्यों अंदर एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्यों एनर्जी कंजप्शन इतना नहीं था? क्योंकि हमारा एनवलप बहुत स्ट्रांग था। जो हमारे वॉल, रूफ, विंडो, वहाँ से हीट बहुत अंदर कम आ पाती थी और जिसकी वजह से अंदर हमारे को कंफर्ट फील होता था। अब हम पुराने टाइप की, मैं बोलूँ कि आपकी 100 mm की या 200 mm की या 400 mm की दीवार बना दो, आप नहीं बनाते। आज हम 100 mm 110 mm की दीवार पे जाते हैं, तो अब हीट डेफिनेटली हम 6 mm का ग्लास लगा देते हैं, हीट अंदर बहुत आएगी। तो हमें कोई मैकेनिकल सिस्टम चाहिए होता है जिसको हम एयर कंडीशनिंग कहते हैं, उस हीट को निकाल के बाहर फेंकने के लिए। इस सिस्टम को एयर कंडीशनिंग कहा जाता है। सो एयर कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अगर अपने एनवलप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमें कम एयर कंडीशनिंग लगाना पड़ेगा। आज ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे घर जब एयर कंडीशनिंग बाहर खरीदने जाते हैं तो वो देखते हैं 100 स्क्वायर फीट पे 1 टन का एसी लगाना है। बट बिल्डिंगें आज ऐसी डिज़ाइन हो रही हैं जहाँ पे 300 से 350 स्क्वायर फीट पे 1 टन का एसी काम कर सकता है। तो आप सोचिए, 3 गुना एनर्जी तो आप वैसे ही बचा सकते हैं। बट ये डिज़ाइन का कमाल है। जिसको डिज़ाइन ढंग से करेंगे वो डेफिनेटली विल सेव लॉट ऑफ मनी। तो जैसा कि सर ने बताया है कि एयर कंडीशनिंग का कॉलम अगर हम कम करें, मतलब अगर हम कम एयर कंडीशनिंग भी यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट डिज़ाइन से, तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव कर सकते हैं। अगर आपको भी अपनी बिल्डिंग में एनर्जी एफिशिएंसी कम करानी तो D2O इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर इट। सर, हमने जल और वायु की बात करी, अब अग्नि के बारे में बात करते हैं। सर, हम देखते हैं अभी कभी गुजरात के अंदर कोई फायर एक्सीडेंट होता है, कभी हमारे जयपुर के अंदर अभी इतना बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ। फायर एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हैं। Absolutely. तो सर, बिल्डिंग्स के अंदर हम फायर के सेंस के अंदर हम उसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? मैं 1 साल मैंने यूएस में भी काम किया। मैंने वहाँ कीमत समझी जान की, और हमारे इंडिया में थोड़ा जान की कीमत इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बिल्डिंग बना देते हैं। मैंने कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट का मामला देखा है कि 100-100, 200-200 बच्चे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, बेसमेंट में एक छोटी सी एंट्री से एग्जिट होता है। सोचिए आपकी कल को कोई थोड़ा सा फायर का एक्सीडेंट हो, वो बच्चे कैसे निकलेंगे? हमने सूरत में देखा है बच्चों को गिरते हुए चौथे 5वें फ्लोर से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे दरख्वास्त करूंगा सारे डेवलपर से, सारे आर्किटेक्ट से, प्लीज़ आप कीमत करने कीजिए कि जो लोग हैं उसकी कीमत कीजिए, उनकी जान की कीमत कीजिए। और ये शुड नॉट बी टू बी ग्रांटेड, इट शुड बी प्रॉपरली डिजाइंड एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड। और अगर हम ये करने लगेंगे, डेफिनेटली बिल्डिंग लोगों के लिए है, बिल्डिंग कोई मशीनों के लिए नहीं है। अगर वहाँ पे लोग हैप्पी नहीं है, लोग सेफ नहीं है, वो बिल्डिंग कोई काम की नहीं है। फायर शुड बी प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड। उसके सारे फायर एक्ट, चाहे वो एक्टिव फायर सिस्टम हो चाहे पैसिव फायर सिस्टम हो, वी शुड हैव इम्प्लीमेंटेशन एट द बिल्डिंग लेवल। जी बिल्कुल। सर, हम अब पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी यानी जो हमारी बिल्डिंग बनती है वो ईंट, पत्थर, रोड़ी, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती है। इसके अंदर भी सर आजकल ये सुनने में आ रहा है कि कई सारे ग्रीन मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इनके लिए, जिससे बिल्डिंग की कॉस्ट भी कम होती है और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बनती है। इसके बारे में थोड़ी। एब्सोल्युटली। अभी लोगों में जो मिथ है कि ग्रीन बिल्डिंग के मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे हम पहले लाल ईंट की दीवार बनाते थे, रेड ब्रिक्स जिसको बोलते हैं। आज हमारे पास में फ्लाई ऐश ब्रिक्स होती हैं, जो सीमेंट से जो फ्लाई ऐश बच जाती है, सीमेंट पावर प्लांट्स के अंदर में जब पावर प्लांट से जो ऐश निकलती है। सिमिलरली हमारे पास में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मटेरियल्स में, जिनके द्वारा अगर हम बिल्डिंग को बनाते हैं तो इससे हीट भी अंदर कम आएगी और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स भी होते हैं। सो पृथ्वी जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर में, क्योंकि मटेरियल्स वहाँ से निकलते हैं, आज कॉन्सेप्ट चलता है लाइफ साइकिल एनालिसिस का, कि हम हर मटेरियल की लाइफ साइकिल एनालिसिस देखें, उस प्रोडक्ट को बनने में और प्रोडक्ट को आपके यूज़ होने तक कितना कार्बन इमिशन होता है। जितना कम कार्बन इमिशन होगा वो उतना सस्टेनेबल है। इसको बहुत सरल भाषा में समझाने के लिए काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, जैसे CII ने ग्रीन प्रो सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट में निकाला है। आप ग्रीन प्रो सर्टिफाइड प्रोडक्ट ले सकते हैं। गृहा ने अपना एक कैटालॉग, प्रोडक्ट कैटालॉग है, वो बनाया है, उसमें कर सकते हैं। एंड थर्ड, सिमिलरली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के जो स्टार लेबलिंग है, वो भी ये मान्यता देती है कि हाँ, इस बिल्डिंग में, इस प्रोडक्ट में कम एनर्जी आपको कंजप्शन मिलेगा। सो ये एक तरीका है बिल्डिंग को, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का। जी
तो हमने जाना ग्रीन बिल्डिंग के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब ऐसे लेमैन की तरह हम अगर मान के चले कि सर मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, तो मुझे उसको ग्रीन बिल्डिंग क्यों बनाना चाहिए, मुझे उसके क्या बेनिफिट्स होंगे और उसकी क्या कॉस्ट लगेगी, और क्या मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं उसको ग्रीन बिल्डिंग ना बनाऊं, क्योंकि हम देख रहे हैं सरकार ने भी कई तरह के अब हमारे रूल्स और रेगुलेशंस जारी करे हैं। आपको जान के हैरानी होगी, आज भी हम जिस देश में है 140 करोड़ की आबादी का देश है, इतना कंस्ट्रक्शन रोज होता है, रोज बिल्डिंगें बनती हैं, आज भी हिंदुस्तान में केवल 5% बिल्डिंग ही ग्रीन बनती हैं, 95% बिल्डिंग नॉन ग्रीन है। और ग्रीन होने का क्या फायदा है, सबसे पहला क्वेश्चन। एज अ बिल्डर कोई कहता है कि मैं बिल्डिंग ग्रीन क्यों बनाऊं, तो मैं ये बोलूँगा, आप अपने अपने फ्यूचर के लिए सोचिए, आप अपने आने वाले बच्चों के लिए सोचिए कि कोई बिल्डिंग अगर आपने बनाई है और उसका एनर्जी कंजप्शन 20% कम है, पानी का कंजप्शन 25% कम है, उस बिल्डिंग से शायद वो फ्यूचर जनरेशन को आप कुछ दे पाएँ, कि उस बिल्डिंग की उस रिसोर्सेज को आपने कम यूज़ किया और वो शायद आपकी आने वाली जनरेशन उसको यूज़ कर पाए। तो मेरी दरख्वास्त तो ये है कि ना बनाने का रीज़न तो कोई भी नहीं है, लेकिन बनाना क्यों है इसमें बहुत रीज़न है। पहला बेनिफिट एनवायरमेंटल बेनिफिट, कि आपके एनवायरमेंटल पे आप इंपैक्ट को कम कर रहे हैं। दूसरा बेनिफिट, अब जो लोग कहते हैं कि मेरे को क्या फायदा मिला, दूसरा आपकी ब्रांड इमेज। अगर कोई कहता है मैं ग्रीन प्रोडक्ट बनाता हूं या मैं ग्रीन बिल्डिंग बनाता हूं, डेफिनेटली इट इज अ ब्रांड एंड मार्केटिंग वैल्यू यू आर एडिंग। थर्ड चीज, लोग कहते हैं सर मेरे को ब्रांड भी नहीं चाहिए, मेरे को ग्रीन भी नहीं चाहिए। तीसरा, सर गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट इंडिया के अंदर में इंसेंटिव्स देते हैं, कंप्लाइंसेस का पार्ट बन रहे हैं। सो इंसेंटिव, जैसे मैं कि आपको राजस्थान का एग्जांपल देता हूं, राजस्थान के अंदर अगर आप ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको जो BAR होता है, बिल्डिंग एरिया रेशो, वो आपको कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये बहुत कम लोगों को पता होता है, लोग नहीं क्लेम कर पाते, बट ऐसी पॉलिसीज हैं राजस्थान में। आज बात करूं वेस्ट बंगाल में, हरियाणा में, यूपी में, हर जगह एक्स्ट्रा FAR की पॉलिसी है। सो डेवलपर को डायरेक्ट फायदा है। दूसरा फायदा कंज्यूमर को क्या है कि कंज्यूमर, आज मैं अगर कोई फ्लैट खरीदने जाता हूं जहां पे वो ग्रीन बिल्डिंग है, मुझे क्या फायदा। आज मैं खुद एक प्लैटिनम रेटेड सोसाइटी में रहता हूं, जो कि प्लैटिनम इज द हाईएस्ट ग्रीन रेटिंग सिस्टम है। उस रेट में मुझे ये फायदा होता है कि मेरे घर का बिजली का बिल कम आता है, मेरा पानी का कंजप्शन का जो मेंटेनेंस बिल है वो कम आता है, केवल इस वजह से कि वो ग्रीन बिल्डिंग है। मुझे प्रॉपर डे लाइट मिलती है। आज मैं आर्टिफिशियल लाइट में काम करके मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं आती, लेकिन अगर मुझे बाहर की डे लाइट मिलती है, मेरी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं ग्रीन बिल्डिंग बनाने के। तो मुझे तो समझ में नहीं आता लोग फिर भी ग्रीन बिल्डिंग क्यों नहीं बनाते। तो देखिए, अगर आपकी भी कोई बिल्डिंग सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, अगर आप भी कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर आपके पास भी बिल्डिंग है, तो उसको ग्रीन बनाने के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। और अगर आपको अपनी बिल्डिंग को ग्रीन बनाना है तो D2O इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर इट। सर एक चीज़ और बताइए कि इसके अंदर कई सारी सर्टिफिकेशंस होती हैं, हम जैसे बात करते हैं शायद लीड्स की सर्टिफिकेशन होती है, गृहा की होती है, ऐसे आप सर थोड़ा लाइट थ्रो करिए कि क्या क्या सर्टिफिकेशन। देखिए, ग्रीन बिल्डिंग आज हर कोई क्लेम कर सकता है कि मेरी बिल्डिंग ग्रीन है, तो देयर शुड बी अ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। सो इंडिया के अंदर में करीब 5 अलग अलग तरह के सर्टिफिकेशन हैं जो चलते हैं, मोस्टली कॉमन है। सबसे पहले लीड एक सर्टिफिकेशन है जो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का है, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरमेंटल डिजाइन, लीड रेटिंग। उसमें सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम अलग अलग माध्यम है जिसमें आप अचीव कर सकते हैं। सेम सेकंड रेटिंग सिस्टम है IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो CII का पार्ट है, कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री का। तीसरा रेटिंग सिस्टम चलता है गृहा रेटिंग सिस्टम, जो कि टेरी के द्वारा बनाया गया है। सो गृहा, जो कि मोस्टली गवर्नमेंट बिल्डिंग आप देखेंगे, गृहा 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार है। एक और रेटिंग सिस्टम है एसोचैम का जैम रेटिंग सिस्टम, जो ग्रीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मूवमेंट है। एंड पांचवा, अभी वर्ल्ड बैंक ने भी के द्वारा एक IFC ऑर्गेनाइज संस्था है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उनका एज रेटिंग सिस्टम है, जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है डेवलपिंग नेशन में। तो 5 मेजरली रेटिंग सिस्टम इंडिया में चलते हैं। आप किसी से भी अपने आप को रेट करा सकते हैं, आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। पांचों मेजॉरिटी यही बात करते हैं, पानी कैसे बचाया जाए, बिजली कैसे बचाई जाए, एयर क्वालिटी कैसी जाए, सबका इंटेंट सेम है। बट इंडिया इज अ बिग कंट्री, कोई एक रेटिंग सिस्टम इतना काम नहीं कर सकता, इसलिए तो अलग अलग संस्थाएं इस पे काम कर रही है। जी सर। तो सर हमने देखा कि कितने अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट सिस्टम होते हैं अगर आपको अपनी बिल्डिंग को ग्रीन बनाना है तो। और इसके जो पूरा स्पेस है, ग्रीन स्पेस जो है, बहुत सारी जॉब्स लेके आ रहा है। ग्रीन स्किल्स जो हैं, ग्रीन जॉब्स जो हैं, ये US में अगर हम देखें तो आपको 1-1 करोड़ रुपए की जॉब्स बड़ी आसानी से मिलती हैं स्पेस के अंदर। टेक्नोलॉजी की जॉब्स, अब जैसे ChatGPT आ रहा है, हमारे पास जेमिनाई आ रहा है, और भी बहुत रेवोल्यूशन आ रहा है, तो टेक की जॉब्स थोड़ी सी हमारी कम होती जा रही है और ग्रीन स्पेस के अंदर बहुत बड़ा बूम आ रहा है। तो सर हम जो देखते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे D2O में काम करना है,
तो सर ये मैं स्किल सेट कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि मैं कॉलेज में तो ये लर्न नहीं करता। अश्विल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भी आज कॉलेज में हमें कभी भी कोई ग्रीन नहीं पढ़ाता, कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं पढ़ाता, और यही शायद कॉलेज के बाहर की हमारी ज़रूरत है। आज हर कंपनी को, चाहे वो होटल है, हॉस्पिटल है, इंडस्ट्री है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, दे नीड अ पर्सन जिसको एनर्जी और वाटर बचाने की ट्रिक्स पता हो, टेक्निक्स पता हो, और इसी इंडस्ट्री को हम ग्रीन जॉब्स कहते हैं। आने वाला वक्त ग्रीन जॉब्स का है। जैसे कि आपने बताया टेक कंपनी, एक टाइम हम टेक कंपनीज में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी। सेम सस्टेनेबिलिटी एंड द ग्रीन जॉब इज द फ्यूचर, और इसको लाने के लिए हमें अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जो एनर्जी सिमुलेशन है, डी लाइटिंग सिमुलेशन है, आर्टिफिशियल सिमुलेशन है। ऐसे कि बिल्डिंग को बनने से पहले हम बन के देख लें वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, वो कितनी लाइट अंदर आ सकती है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर की जिसको स्किल सेट है, वो बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। आज के वक्त में कुछ कॉलेजेस में मास्टर्स कराने लगे हैं, जैसे कि MNIT के अंदर में भी रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी पे मास्टर्स होती है। देयर आर सेवरल कॉलेजेस, बट स्टिल आर वेरी लेस एज 140 करोड़ की आबादी के अंदर में जिस तरह की डिमांड है अभी सस्टेनेबिलिटी में, लोग बहुत कम है। तो जैसा कि हमने देखा, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। ऐसी जॉब्स हैं जो यूएस के अंदर और बाकी कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, और इंडिया का भी आने वाला फ्यूचर जो है इन्हीं जॉब्स के अराउंड है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे इंडिया के अंदर हम देखते हैं 90% हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो स्किल्ड नहीं है। आप देखिए हमारे 140 करोड़ की आबादी में हर साल हम ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन जितने इंजीनियर्स ऐड करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे इंजीनियर्स स्किल्ड नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब अगर हम लर्निंग की बात करें, अगर मुझे ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन जॉब्स, ग्रीन स्किल की तरफ जाना है, तो उसका एक सोल्यूशन है लर्निंग। और लर्निंग कहाँ से? D2O लर्निंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सर आप थोड़ा सा D2O लर्निंग के बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, D2O लर्निंग कोविड की देन है। कोविड में हम सब घर पे थे, काम कम था, तो हमने सोचा क्या किया जाए। ऑनलाइन का सिस्टम आ चुका था कि आज जो हमने सीखा है, पिछले 13 साल हो चुके थे, क्योंकि 2008 से लेके जब 20 में कोविड आया तो 12-13 सालों में उस एक्सपीरियंस को शेयर करने का टाइम आया कि शेयर किया जाए। और हम सबसे ज़्यादा जो चैलेंज फेस करते थे वो यही था कि हमें हायरिंग में लोग नहीं मिलते थे जिनको हम स्किल्ड करें। सो D2O लर्निंग की एक प्रॉब्लम जो हमने देखी, जब कहते हैं कोई भी स्टार्टअप चालू होता है तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो प्रॉब्लम ये लगी कि इतने लोगों की कमी है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व की जाए। तो लेट्स बिल्ड अप अ D2O लर्निंग, जहाँ पे हम लोगों को ट्रेंड करें इन सब चीज़ों पे जो हमें चाहिए। और आज हम वही देख पाते हैं कि इस इंडस्ट्री को नॉट D2O, हमें पूरे इंडिया को इतने ग्रीन जॉब्स में लोग चाहिए, तो वो कोर्सेज कोई कहाँ कर सकता है, और वो कोर्सेज D2O लर्निंग पे हो सकते हैं। और D2O लर्निंग पे आज हमने एक कोर्स से स्टार्ट किया था, ग्रीन बिल्डिंग से। आज हमारे वहाँ 50 कोर्सेज हैं। किसी को वाटर ऑडिटर बनना है, किसी को एनर्जी ऑडिटर बनना है, किसी को फायर का कोर्स करना है, किसी को एनर्जी सिमुलेशन का कोर्स करना है, वो सारे कोर्स D2O लर्निंग पे कर सकता है। एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर कि आज हमारी 5000 लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है जिन्होंने हमसे सीखा, और जो आज अलग अलग कंपनियों पे काम कर रहे हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है केवल इस बिहाफ पे कि दे हैव सम काइंड ऑफ अ स्किल। जी, हमने देखा कि हमारे कंट्री के अंदर जब लर्निंग की बात चलती है तो सरकारी नौकरियां और सरकारी एग्ज़ाम्स जो हैं इसके आसपास ही सब लोग काम करते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग हमारी सरकारी नौकरियों पे फोकस करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सरकार हमारी एक प्रणाली का बहुत अहम भाग है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी एक बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बहुत बड़ी दुनिया है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसका गेटवे D2O लर्निंग खोलता है। D2O लर्निंग पे आप एनर्जी मॉडलिंग, आप लिंक्डइन मास्टरी, पावर पॉइंट मास्टरी, आप HVAC डिज़ाइन, एनर्जी सिमुलेशन जैसे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, और इन सब कोर्सेज से आप ग्रीन जॉब्स पा सकते हैं, जिसके लिए इंडिया में आपके पास आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। आप D2 जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यूएस की बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर जो कि मोर देन 1 करोड़ आपको पे करती हैं, ऐसी कंपनीज़ में आप रिमोटली भी काम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी लर्निंग आपको D2 लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो सर हम बात करते हैं लर्निंग के बारे में, बात करते हैं यूथ पे आते हैं सर, कि यूथ सर आने वाले जो हमारा टाइम है, यूथ के अंदर इतनी एनर्जी है, तो सर यूथ क्या क्या ऐसी गलतियां कर रहा है जो यूथ को नहीं करनी चाहिए, और उसको सुधारने के लिए किन चीज़ों पे उसको फोकस करना चाहिए? एब्सोल्युटली। सो मैंने काफ़ी बदलाव देखा, क्योंकि बिकॉज मैं 80s का चाइल्ड हूँ, एंड मैंने देखा है नई जनरेशन, आज हम जेन जी की बात करते हैं, आए हैं। आज यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री। आज हिंदुस्तान बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारी 65% पॉपुलेशन यूथ है, और आने वाला वक्त वाकई में इंडिया का है। और आज वो यंग पर्सन पूरे वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं, और वो वर्ल्ड जब काम कर रहे हैं तो आज इंडिया का नाम हर जगह हो रहा है।
बस मैं ये बोलना चाहता हूँ किसी भी यूथ को कि फोकस, आप भीड़ का पार्ट ना बने कि हर जगह जहाँ पीयर प्रेशर, भीड़ जो बोल रही है हम ये करना चाहते हैं, हम डॉक्टर इंजीनियर, आपको लगता है आज इतनी अपॉर्चुनिटी हैं कि केवल इंजीनियर और डॉक्टर या सीए या आईएएस तक नहीं है, आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, आप अपने मन का काम कर सकते हैं। जैसे मैं आज अपना एग्जांपल दूं, मैं इतना हैप्पी हूं कि मैं कुछ जो काम करता हूं उसकी वजह से एनवायरनमेंट को भी बचा रहा हूं। आप सोचिए, जिस चीज़ से मैं कुछ पैसे कमा भी पा रहा हूं, अपना घर भी चला पा रहा हूं, और मैं उस चीज़ की वजह से अपने आप एनवायरनमेंट को, अपने आने वाले फ्यूचर को बचा पा रहा हूं, इससे अच्छी चीज़ क्या है। तो ये एक सेटिस्फेक्शन है, और यूथ को यही है कि किसी भी चीज़ में काम करे बट सेटिस्फाइड होके या अपने सेटिस्फेक्शन से काम करे। कभी ये ना सोचे कि नहीं मुझे 9 से 5 की नौकरी करनी है, जाना है। आपके इनिशियल के 5 ईयर आपका कैरियर को डिफाइन करते हैं कि आप कहाँ जाने वाले हो। अगर वो 5 साल आप घिस लिए, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप अपने आप को कहाँ ले जा सकते हो, सोच सकते हैं। मैंने 5 साल जॉब की, मैंने बस ये सोच के कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। एक कंपनी में 5 साल लगातार जॉब की, मैंने कोई कंपनी चेंज नहीं की, कंसिस्टेंसी रखी, और शायद आप देख लीजिए आज मैं यहाँ हूँ। तो ये मैं यूथ को बोलना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, एंड बिल्ड अप योर कैरियर। जी सर। सर, यूथ के अंदर हम देखते हैं बहुत बड़ा सेगमेंट जॉब कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, रेप्यूटेड जॉब कर रहे हैं। लेकिन सर एक बहुत बड़ा सेगमेंट एंटरप्रेन्योर्स भी बनना चाहता है। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है केवल आईआईटी, आईआईएम या फिर बहुत रेप्यूटेड लोगों के इंस्टीट्यूट के बच्चे ही एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। लेकिन आपने सर एक गवर्नमेंट कॉलेज से पास करके आज इतनी बड़ी कंपनी बनाई है जो कि शायद कोई सोच नहीं सकता। तो सर आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा इस बारे में क्या स्पिरिट देना चाहेंगे? अश्विल, नॉट द गवर्नमेंट कॉलेज, जस्ट अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आज कॉलेज बंद भी हो गया है, इस तरह के कॉलेज से मैं पास आउट हूँ। ओके। सो उस कॉलेज से मैं पास आउट हुआ है। लोग यही सोचते हैं कि शायद आईआईटी आईएम वाले ही बना पाते हैं, लेकिन आज आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे साथ में आईआईटी आईएम वाले साथ में काम करते हैं। हर कोई कुछ कर सकता है। कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि आपके अंदर में एंटरप्रेन्योर बनने की ताकत नहीं है। एक बार ट्राई तो करके देखो, और आपने ट्राई कर दिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर कंसिस्टेंट थे, आप मेहनत करिए, आपको ले जाए, आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और अच्छी जगह पहुंचेंगे। दिस इज, आई हैव सीन सेवरल एंटरप्रेन्योर आफ्टर डूइंग दिस, कि आप कोशिश तो कीजिए। हम बहुत टाइम तक 10-15 साल 20 साल कोशिश ही नहीं करते, हम डरते हैं कि नहीं मैंने चलाया बंद हो गया तो मेरा क्या होगा। अरे आप जब तक समंदर में या जब स्विमिंग पूल में कूदोगे नहीं तो स्विमिंग सीखोगे कैसे? तो कूदना पड़ेगा। कूदना एक बार कूद जाओ, थोड़ा 4-5 महीने का आप गैप, आप अपना इंतजाम कर लीजिए कि 4-5 महीने नहीं चला तो फिर से नौकरी है, तो क्या जा रहा है? एंटरप्रेन्योर टेस्ट करके देखिए। जैसा कि हम देखते हैं, हम सपना देखते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री बनेगा 2047 तक, 2050 तक। तो ऐसे करने के लिए हमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारी कंट्री में चाहिए। जितने लोग जॉब कर रहे हैं उससे उसके आधे लोग भी अपनी जॉब को अगर साइड में रख के एंटरप्रेन्योरशिप करें तो हमारी कंट्री 10 गुना ग्रो कर सकती है। यूएस में या फिर चाइना के अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं है। हमारी कंट्री में उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा लोग हैं, उससे ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन हमें थोड़ा सा उसको चैनल करना है। जैसे सर ने बताया, भीड़ के पीछे ना भाग के कुछ यूनिक करें, कुछ अपना करें। जैसे कि हम सब थोड़ा थोड़ा अपना प्रयास करके अपने अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को जारी रखें। तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमें सर से मिलकर यहाँ पे। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका अश्विल पावर शो में आने के लिए। थैंक यू अश्विल, एंड आई थिंक आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अश्विल पावर शो, और एक ऐसा मुकाम बनेगा जहाँ पे हम सारे एंटरप्रेन्योर आके जब बात करेंगे, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। आई विश यू ऑल द बेस्ट अश्विल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर आशु गुप्ता, जो कि D2O के मालिक हैं। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए द अश्विल पावर शो के साथ। अभी के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट शो।